डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमारे पास में एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम अवेलेबल है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पुल डाउन इन द मिडल अ हैवी चेन फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल। डज द सेंटर ऑफ मास टेक्स अप अ हायर पोजीशन और अ लोअर पोजीशन? ये हमसे पूछा गया है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक चेन है जिसको दो सपोर्ट्स पे लेफ्ट और राइट पे इस तरह से बांध दिया गया है। तो हमको पता है चेन कुछ इस तरीके से लटकी होगी इनिशियली। फिर हम क्या करते हैं, चेन के मिड पॉइंट को पकड़ के नीचे खींचते हैं और इस तरह से खींचते हैं कि वो एक इस तरीके के ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमको बताना है कि इस प्रोसेस के अंदर जो सेंटर ऑफ मास होगा चेन का, वो ऊपर नीचे गया होगा, या ऊपर गया होगा, या फिर स्टेशनरी रहा होगा, कहीं नहीं गया होगा, या फिर पता ही नहीं लगाया जा सकता कि सेंटर ऑफ मास का क्या हुआ होगा। ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन से लर्न कीजिए। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे मिड पॉइंट के ऊपर हमने फोर्स लगाया है। इनिशियल कंडीशन में चेन ऐसी रही होगी, हमने यहाँ पे मिड पॉइंट पे फोर्स लगाया कुछ एफ एक्सटर्नल, तो ये चेन इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना, इस तरह से कन्वर्ट हो गई। अब देखो, इस क्वेश्चन में जो गलती करते हैं बच्चे, वो ये है कि बच्चे इसको क्या करने की कोशिश करते हैं, सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने की वो कोशिश करते हैं इनिशियल और फाइनल कंडीशन में। लेकिन इसमें जो आपको डेटा दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्योंकि जो शुरुआत में जो चेन का शेप है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स शेप है, आपको पता नहीं है क्या शेप है। अब इसको सेमी सर्कल भी नहीं मान सकते, पता नहीं क्या शेप है ये। तो यहाँ पे आप सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को पता ही नहीं कर सकते। सेकंड केस में तो चलो आप पता कर भी लोगे, लेकिन फिर कंपेयर करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पहले वाले केस में पता है ही, पता लगेगा ही नहीं कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता करके, तो वो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है ना। तो इसका एक बेहतर तरीका मैं आपको बताता हूँ, और उस तरीके से बहुत इजीली हमको ये समझ में आ जाता है कि सेंटर ऑफ मास ऊपर गया होगा या नीचे, या फिर क्या हुआ होगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो वो तरीका हम लोग देखते हैं। देखो, इसको हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। ये सेंटर ऑफ मास से आप करोगे मुश्किल होगा, वर्क एनर्जी से आप करोगे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैंने यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, विल नॉट बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन बाय द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एज डेटा इज नॉट गिवन एंड ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो हमें डेटा पूरा गिवन नहीं है कि जो है चेन का मास कितना है, लेंथ कितनी है, प्लस चेन का शेप कैसा होगा इनिशियली, तो इसलिए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर पॉसिबल हुआ भी तो बहुत कॉम्प्लेक्स जाएगा, हमको उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाए बिना सॉल्व करना है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे अपन इसको वर्क एनर्जी से कैसे करेंगे, देखो। हमें पता है कि एक्सटर्नल एजेंट ने पकड़ करके इसको नीचे खींचा है, और इनिशियल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन जीरो थी, फाइनली भी जीरो है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द चेन विच इज जीरो माइनस जीरो। यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट तो पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट ने इस चेन के मिड पॉइंट को पकड़ के नीचे खींचा होगा, फोर्स भी नीचे लग रहा है, मिड पॉइंट भी नीचे गया है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे लिख दिया, पॉजिटिव। फिर हम ये इक्वेशन नंबर वन से ये बोल सकते हैं, देखो ये है लेट्स से इक्वेशन नंबर वन और ये है इक्वेशन नंबर टू। तो अगर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव आ गया तो उससे हमें कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा फिर वो नेगेटिव ही रहा होगा। है ना, बाय इक्वेशन वन एंड टू वी कैन से वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी नेगेटिव। और अगर वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव हुआ तो हमको ये पता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये वर्क एनर्जी के कंसेप्ट से आप जानते हो, ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द चेन होगा, वो नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी के बराबर होगा। और वर्क डन बाय ग्रेविटी खुद में ही अपने आप में नेगेटिव है, जैसा हमने कैलकुलेट किया, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माने, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन, ये होगा पॉजिटिव। और ये तभी होगा जब सेंटर ऑफ मास ऊपर गया हो। इट इम्प्लाइज दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव अपवर्ड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू। ठीक है। तो ये ऑप्शन टू आंसर हो गया, सेंटर ऑफ मास इस केस में ऊपर जाएगा। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको ये पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने इसको वर्क एनर्जी से किया। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है कि इसको हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से ना करके वर्क एनर्जी से करते हैं। ठीक है। थैंक यू।